हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज करने वाले हैं यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्जाम चल रहा है उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, मैथ्स का सेक्शन। और 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है ये। और आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आगे और आप क्या क्या रणनीति रखेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी सहायता हो सकेगी। साथ में हम ये भी देखेंगे कौन से क्वेश्चन नए हैं जो 23 तारीख की शिफ्ट में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे आपको ये डाल दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखो आप लोग, वो ये कह रहा है अपना कि अगर कह रहा अपनी सामान्य चाल के 4 भाग से चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचती है तो उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना है। अब आपको पता है कि चाल का और समय का विपरीत संबंध होता है। अगर ये 3/4 है तो समय हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो देखो पहले 3 मिनट लगता था, अब 4 मिनट लग रहा है। 1 मिनट देरी से पहुंच रही है, लेकिन क्वेश्चन में बोला 15, यानी एक्चुअल में उसको लगता था 45 मिनट और अब लग रहा है उसको 60 मिनट। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल इसने पूछा है क्या, सामान्य समय कितना है, तो सामान्य समय क्या हो जाएगा इसका आंसर 45 सेकेंड्स में इसका आंसर निकाला हम लोगों ने। और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा सवाल। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, तो कार्यालय में अविवाहित पुरुषों की संख्या क्या है। मान के चलिए अगर 100 लोग हैं तो उसमें से पुरुष कितने हैं, उसमें से जो पुरुष हैं वो कितने हैं और जो महिला है वो कितनी है। तो महिला का दिया हुआ है कि वो 30% है तो पुरुष हो जाएगा 70। और इस जो 60% महिलाएं हैं वो विवाहित है, तो इसका 60% कितना आएगा, इसका 60% आएगा 18 मैरिड वुमेन्स, विवाहित महिलाएं। और इसका 40% यानी कि 28 जो आ जाएगा वो आ जाएगा विवाहित पुरुष। ठीक है, तो अविवाहित का पूछा हमसे, तो अविवाहित कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 32 नहीं 42। ठीक है, तो ये अविवाहित और ये अविवाहित कितना होगा टोटल, 60 हो गया टोटल। 60 होगा ना, 8 2 10 कार्यालय में अविवाहित का 8 2 4 60% हो गया। बच्चों का 28। ठीक है, और 18 ये यहाँ पे ये गड़बड़ हुई, ये 18 घटा दोगे तो ये कितना आएगा 12 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 58 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 58। ठीक है, 100 में से 30 महिलाएं हैं, 30 का 60 जो है अविवाहित है। ठीक है, कितना बचा 12, ये ले लेना है। और 30 अगर महिलाएं तो 70 पुरुष हैं, और 70 अगर पुरुष है तो उसमें से 40% अगर है तो फिर 60% क्या हो जाएंगे, अविवाहित हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो कि 100 का 70% और उसका 60% ये पुरुष का आ जाएगा, और 100 का 30% और उसका देखो उसका 60% महिलाएं यानी कि 40%। तो आप इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो सॉरी 48 नहीं 42 आ जाएगा। ठीक है, तो 54% आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, टोटल परसेंटेज क्या आ जाएगा हमारा 54। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है हम लोगों का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 11 सदस्यों वाले क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाता है तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो 2 वर्ष कम हो जाती है। तो टीम की औसत आयु क्या है। देखो इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका और सबसे सटीक तरीका यह है कि हम इसको राउंड फिगर में करें। औसत उम्र का मतलब एवरेज बताना है हमें पूरी टीम का। देखो अगर आप ऑप्शन से भी ट्राई करते हो, कोई भी आप ऑप्शन ले लो 1 मिनट के लिए, जैसे 23 साल ले लिया आपने, तो 23 साल इंटू में 11 करोगे आप कितना जाएगा, 11 3 33 का 3। ठीक है, और 11 दूनी 22, 22 और 2 24। इसमें से आप 2 घटाओगे, 29 साल और 33 साल, 2 लोगों को घटाओगे आप, क्योंकि कप्तान और विकेट कीपर है तो इनको घटाने के बाद हमारा 62 आएगा, और 62 को घटाने के बाद हमारा आ जाएगा कितना 181, और इसको हम 9 से भाग कराएंगे जो कि नहीं कट रहा है।
एक की कमी आ रही, तो एक काम करते हैं, हम एक कम कर देते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 22 साल का। आप देखो खुद देखो, 22 गुना में 11 करूंगा तो पूरे जो टीम है उसका जो एवरेज आएगा वो आएगा 242, है ना। 242 में से कप्तान और विकेट कीपर को माइनस करूंगा तो आएगा 180, और दो लोगों को हटाने के बाद 9 से भाग करूंगा तो क्या मेरा औसत 2 वर्ष कम हो रहा है क्या? अगर 2 वर्ष कम हो रहा है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि हम इसको डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जैसा जरूरत होती है वैसे हिसाब से हमें अप्रोच लगानी होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव भी किया जा सकता है इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नेक्स्ट। ये दे रखा है कि ए और बी के बीच में निशान है, इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी, और इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर प्लस ए। तो ये बताना है आपको, 3 6 और ये कैप्शन लगा के 2 दे रखा है। पहले इसके बीच में ये वाला निशान लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी, यानी 3 का स्क्वायर प्लस में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको कितना आ गया हमारा 15 आ गया। अब 15 और इसके बीच में देखेंगे ये निशान है, इसका मतलब बी स्क्वायर प्लस ए यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में 15, यानी कि 4 और 15 कितना हो जाएगा हमारा आंसर 19 हो जाएगा। बहुत ही एकदम कहते हैं ना आसान से आसानी से आसान क्या ही पूछेगा वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, एक सर्वे में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% लोगों ने विकल्प बी पसंद किया है। कुल 500 उत्तरदाता थे, तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया है? देखो सुनो, सीधी सी बात है, अगर 500 लोग हैं, ठीक है ना, और उसका 60% जो है विकल्प ए ने चूज किया हुआ है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 6 पंजे 30, यानी कि 300 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑप्शन ए को प्रेफर किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है और 15 ने गणित चुना है, परंतु जीव विज्ञान नहीं चुना है, ठीक है। केवल जीव विज्ञान, देखो सुनो, 40 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, 20 लोगों ने केवल जीव विज्ञान चुना है और 15 ने गणित चुना है। 15 ने गणित और 20 ने जीव विज्ञान, यानी कि 35 लोगों का, यानी 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चूज किए हुए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों चुना है। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात की जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों से चुना है। बच्चों जैसा सवाल है ये, आप 40 में से क्या घटा दोगे? दोनों का जो केवल वाले है ना वो घटा दोगे आप, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चूज किए हैं। अगले पे आते हैं, 52 पत्तों की गड्डी में 4 इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी? आपको पता है टोटल पत्ते कितने 52, और 13 का ग्रुप होता है इसमें, और हर एक ग्रुप में एक इक्का होता है, टोटल 4 इक्के हो गए, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी? 1/13 की संभावना हो जाएगी, 1/13 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इसमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष हैं तो कारखाने में श्रमिकों की संख्या कितनी? देखो सुनो, टोटल का 60% जो है वो 30 वर्ष से अधिक है और इसका 75% जो है वो क्या है, ठीक है, पुरुष हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 135 है। तो यहां से हम निकालेंगे, 100 से 100 कैंसिल कर लो आप, ठीक है, 25 से 75, 25 चौक 100 कर लो आप, 15 हो गया, 15 ने 135 हो गया, 3 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3 आ गई, तो 100 से गुना करा देंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आ जाएंगे हमारे पास? 300 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 300 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है चक्रवृद्धि ब्याज का, उसी तरीके से ये जनसंख्या वाले क्वेश्चन उसी वे में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला, एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदने के लिए सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है? देखो सुनो, 54 रुपए में 10 सेब और 20% का चेंज आ रहा है, 10 एप्पल की बात कर रहा है गाइस, ठीक है। तो 10 दूनी 20 और दो पंजे, या एक काम करते हैं 10.8 आ जाएगा, ठीक है। 54 का 20% ले लिया हमने, 108 आ गया, 1.08 आ जाएगा, सॉरी 1.0। एक सेब की कीमत आ जाएगी, एक एप्पल की कीमत आ जाएगी, तो हमसे उसने पूछा एक दर्जन एप्पल की, तो 12 से कर लेते हैं, तो 12 × 96 और 12 एकम 12, यानी 12.96 इसकी घटी हुई कीमत। इसको नई कीमत भी कहा जाता है, क्लास नोट्स में हम लोगों ने ये डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं,
एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3:5 के अनुपात में मिलाया गया है और दूसरे गिलास में यह अनुपात जो है वो 6:1 है। दोनों गिलासों को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात जो है वो 1:1 हो जाए। एक बर्तन में 3:5 है, दूसरे वाले में 6:1 है और नए बर्तन में चाहता है 1:1। ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, तीनों को इक्वल कर लेते हैं। कैसे? इसको 14 से गुना करा लो आप, 14 से मत कराओ आप इसको 7 से गुना करा लो, इसको 8 से करा लो और इसको 28 से करा लो, 56 हो जाएगा। अब किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं, या तो हम दूध से सॉल्व कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन या वाटर से। हम फिलहाल मिल्क से सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले में 21 हो जाएगा, दूसरे वाले में 48 हो जाएगा और तीसरे वाले में 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से दूध और पानी का रेशियो आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 20, यानी 20:7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना ज्यादा हम एक्चुअली पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते कि चीजों को कैसे कैसे, वरना क्लास नोट्स में से ये डिस्कस तो होता ही रहता है। ठीक है, क्लास में वैसे क्वेश्चन कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से सुनिए आप, ये क्रय मूल्य है, ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है वो 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप देख लो लाभ कितने का है, 1/60 यानी 1/5 हो गया। 1/5 कितने परसेंट के बराबर होता है? 20% का 20% के बराबर होता है ये। ठीक है, चुटकियों का प्रश्न है, विद इन अ सेकंड्स हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले, देखो सुनो, 3 संख्याएं 1 2 3, कह रहा जो दूसरी संख्या पहली से दुगनी और तीसरी से 3 गुनी है। पहली से दुगनी है तो पहली से दुगनी, अगर मैं इसको 3 मानता हूं तो ये 6 हो जाएगा, और तीसरी से 3 गुनी यानी इसको 2x मान लो। और इन तीनों का औसत कितना है? 44 है। तो आपको पता है कि औसत में क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या है। तो ये 44 इससे गुना होगा, 4 3 12 का 1 हो गया, 4 3 12 1 13 हो गया, और 11x, x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 12 आ जाएगा। अब हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12 गुना 6 यानी कि 72 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, चुटकियों का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध और पानी के 2025 लीटर के मिश्रण में इसका अनुपात 12:13 है। ठीक है, तो देखो 12:13 है, तो अगर आप देखोगे 12 और 13 कितने होते हैं भाई? टोटल 25 होते हैं। तो 25 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, 2025 को अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो आएगा 25 8 200 और 25 एकम 25, 81 गुना है। आप 81 से गुना कराओगे ना तो मिल्क आ जाएगा आपका 12 को, 12 एकम 12 97, 972 मिल्क हो गया, और 13 एकम 13 1053 लीटर जो पानी हो गया। अब वो ये कह रहा है कि 12:15 प्राप्त करने के लिए नए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। पुराना मिश्रण में दूध पानी ये था, कितना पानी और मिला दिया जाए कि यह अनुपात 12:15 हो जाए। ठीक है, तो आप काट लो इसको, 12 8 96, 12 एकम 12, इसको गुना करा लो आप चाहे तो। ठीक है, 15 एकम 15, 15 8 120, 121 हो गया, और 1053 और प्लस में x हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, 7 हो गया हमारा 60 और 40 47 और 12। ठीक है, सॉरी 1100। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा इसका। एक मिनट, 7 हो गया, 47 हो गया, 1100 और 115 और। ठीक है, तो 162 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 162 लीटर पानी मिलाने पे यह अनुपात जो 12:13 था वो फिर 12:15 हो जाएगा। यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाए और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाए, केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाए और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाए, तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। ये खरीदने का हिसाब है, ये बेचने का हिसाब है। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो 2500 का खरीदा और 3600 का बेचा। अब एक काम करो, आप इसका रेशियो निकाल लो। तो 5 कितने का फायदा हो गया? 11 बटे में 25 गुना में 100, प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो गया हमारा? 44% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन में 44% का लाभ प्राप्त करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 15वां। 12 18 20 25 का लघुत्तम क्या होगा? बच्चों जैसा सवाल है। 12 18 20 25 सॉल्यूशन करा रहा है, इसलिए करवा रहा हूं मैं। चाहो तो आप इसको 3 से ले जाओ, 3 चौक 12, 3 छक 18, 20 हो गया, 25 हो गया।
2 से एक बार जा रहा है तो 2 से भी ले जाओ, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंजे 2 3 20 और 25। अब फिर से 2 से जा रहा है ये एक बार, तो फिर से ले जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर 5 से एक बार जा रहा है तो 5 से लेके जाते हैं हम लोग। अब ये को प्राइम है, गुणा कर दो, 5 से 15, 15 से 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 3 900। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 900, इसका आंसर आ जाएगा। मैंने ट्रेडिशनल मेथड इसलिए किया है, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो वीक होंगे, जो जिनको सीखना होगा, ठीक है, तो वो इस मेथड से कर सकते हैं जो स्कूल लाइफ में आप सीखते हो। बाकी एलसीएम निकालने के तो 36 तरीके होते हैं, ठीक है। देखो एक तरीका ये भी है कि इनमें देखो 18 आ रहा है, तो 18 किससे डिवाइड होता है 9 से, तो आप देख लो इसमें से कौन सा 9 से डिवाइड हो रहा है। एक 900 ही है जो 900 से डिवाइड होगा, बाकी होगा ही नहीं, कोई भी नहीं होगा, तो एक ही सेकंड में आंसर आ जाएगा हमारा। ये क्लास का तरीका भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 8, 10, 15, 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है, ठीक है। 4, 6, 8, 10, 12 सबका पहले तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 120 आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा 120, और 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 123। अब किसी से भी भाग कर लो, हर बार कितना आएगा 3 शेष बचेगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगले पे आते हैं। एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कुशल कारीगर है। बी जो है वो ए से 60% अधिक है, यानी अगर कोई 100 है तो ये 160 है, तो कितना हो जाएगा 5:8 का अनुपात आ जाएगा ए और बी के एफिशिएंसी का। और ये कर रहा है 120 दिन में, तो 12 पंजे 60 यानी 60 ये हो गया, नीचे आने के लिए कर देते हैं। ये बी का आ गया 75 दिन, तो हमसे पूछा बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 75 डेज। 70 डेज नहीं होगा, 75 डेज होगा, ठीक है। एफिशिएंसी से हम एक बार ऊपर चले गए और एक बार नीचे आ गए। देखो बच्चों ध्यान से सुनना आप लोग, अलग अलग सवाल को करने के अपने अलग अलग मेथड होते हैं, टीचरों के भी अपने अपने तरीके होते हैं। मैं अपने हिसाब से सॉल्यूशन करा रहा हूं तो अपने ट्रिक्स लगा रहा हूं, है ना। आपने किस वे में सीखा ये आप देखो, लेकिन चीजों को समझना हर तरीके से आना चाहिए। इतना आपके टीचर ने आपको इतना सक्षम बनाया हुआ होगा, बनाना भी चाहिए। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 की चाल से 800 की दूरी हवाई जहाज द्वारा 400 की चाल से, देखो सुनो, पहले 600 जा रहा है, फिर 800 किलोमीटर जा रहा है, फिर 100 किलोमीटर जा रहा है, 3 बार जा रहा है। और जो 600 जा रहा है वो जा रहा है 80 की चाल से, जो 800 जा रहा है वो जा रहा है 400 की चाल से, और जो 100 जा रहा है वो जा रहा है 50 की चाल से। आपको पता है औसत चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी लिख ली मैंने, और समय क्या होता है, समय होता है गाइस दूरी बटा चाल। तो औसत निकालेंगे 1500 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 15 बटा में 2 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा 7.5, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 4 11.5 आ जाएगा। तो 1500 11.5 और पॉइंट हटा के 0, और इसको हम लोग काटेंगे 7 4 11, है ना। तो 5 की टेबल से जा रहा है ये, 5 से 15, ऊपर 3000 हो गया, और 5 दूनी 10, 5 से 15, तो नीचे 23 आ जाएगा, ठीक है। तो 23 की टेबल में तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन बनता है हमारा, ए ऑप्शन बनता है, ठीक है। ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक महिला ने 25,200 रुपए उधार लेती है और वह 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसा वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है, ध्यान से सुनना। तो गलती, वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद, ठीक है। देखो सुनो, 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% को हम बट्टे में क्या ले सकते हैं 1/20, और जब 3 किस्तें हैं तो 20 का समान 21 में हो गया। जब 3 किस्तें तो हम इसका क्या कर देंगे, हम इसका क्यूब कर देंगे। तो आपको पता है 20 का क्यूब क्या होता है 8000, और ये होता है 9261। पैसा कितना था हमारे पास, पैसा था हमारे पास 25,200। देखो सुनो, इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है ना, पहले साल तो हो गया 20 रुपए का 21 रुपए हो गया, दूसरे साल में स्क्वायर कर दो आप लोग, और तीसरे साल में आप क्यूब कर दो आप इसको। अब इंस्टॉलमेंट तो इक्वल होती है तो हम इसको इक्वल करेंगे, इसको भी 21 से गुना करेंगे और इसको 441 से गुना कराएंगे। तो जब इसको 21 से गुना कराएंगे तो ये भी गुना होगा, तो ये होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 8400 ये हो जाएगा।
इसको इससे कराएंगे तो हो जाएगा 2, 8, 8 और 0 हो जाएगा। तो हमारा टोटल प्रिंसिपल कितना बन गया? हमारा टोटल प्रिंसिपल बन गया हमारा 24,000 और 25, 20 लिख लो, 8 4 12, 25,220 आ गया। और हमें प्रिंसिपल कितना दिया है? 25,220 ही दिया हुआ है। तो हमारी वैल्यू का कितना गुना? हमारी वैल्यू का 1 गुना है। तो फिर हम इसको भी क्या कर देंगे, ये हमारा एक ईएमआई आया तो इसको भी 1 से गुना करेंगे तो हमारा एक ईएमआई कितने का आ जाएगा? 9,261 रुपए का एक ईएमआई आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो सूटेबल ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ठीक है, 50% अधिक समय लेता है। ठीक है, अब देखो अगर समय 50% अधिक ले रहा है तो ये समय का अगर रेशियो है हमारे पास तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? ए किसी कार्य को करना बी की तुलना 50, अच्छा ये ए है ये बी है, एफिशिएंसी का अनुपात क्या हो जाएगा हमारा? एफिशिएंसी का अनुपात हो जाएगा 3:2, यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? वे एक साथ मिलकर किसी काम को 27 दिन में कर रहे हैं। अब देखो अगर मैं दोनों को जोड़ू तो 5 आ गया और दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 27 दिन में कर रहे हैं, ए और बी। गुणा करा के ऊपर जाएंगे हम लोग, 7 पंजे 35 का 5 3 हो गया, 5 में 10 3 13, 135 टोटल वर्क हो गया। कह रहा है बी अकेले कितने दिन में करेगा? नीचे आ जाओ, उसको डिवाइड कर दो। तो 135 को आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौक 12, 3 5 15, बी उस काम को कर लेगा कितने दिन में? मात्र 45 दिन में उस काम को कर लेगा। ठीक है, ये समय का अनुपात है, समय और क्षमता का विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो ए जो है वो 50% अधिक समय ले रहा है तो 100 का 150 हो गया। अनुपात निकाला हमने, उल्टा करके एफिशिएंसी लिख दी। दोनों का हमें डाटा दे रखा था इसलिए दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दिया, गुणा करके ऊपर चलेगा और फिर नीचे आ गया। ठीक है, मैंने कहा ना टीचर टू टीचर वेरी करता है। आगे इस चैनल पे आप लोग बने रहना, और भी ट्रिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 21, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 रुपए की राशि को 2 वर्षों में 6,000 रुपए हो जाती है तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा? देखो सुनो, चक्रवृद्धि ब्याज 3,000 की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। डबल हो रही है ना ये तो। देखो सुनो, 3,000 का कितना हो गया भाई? 6,000 हो गया। तो क्या रेशियो आया? 1:2 हो गया 2 वर्षों में। फिर यहाँ भी क्या होगा हमारा? 1:2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? यानी पैसा कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 12,000 आंसर हो जाएगा। सवाल दिखने में चक्रवृद्धि ब्याज का है लेकिन रेशियो जैसा लग रहा है। ठीक है, रेशियो से हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। तो यदि वह छूट नहीं देता तो वह कितना लाभ अर्जित करता? ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा आप। मान के चलिए 100 रुपए का एमआरपी था किसी सामान का, ठीक है ना, और सब 12% की छूट दे दी तो कितने का हो गया? 88 का हो गया। और उस पर लाभ हो रहा है 21% का, यानी कि वो बेसिकली कितना हो गया? 121 बटे में 100 हो गया। ये हमारा सीपी आ गया। अब कह रहा है अगर वो छूट ना देता तो डायरेक्ट इसी पे बेचता। इसी का हम निकाल लेते हैं रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 88 का सामान देखो, 88 बटा 121 गुना 100 था ना, ये हमारा सीपी आया। और हमारा एमआरपी कितना आया था? हमारा एमआरपी 100 था, 100 से 100 कट गया, इसको इधर भेज दो आप। 88 और 121 और कट रहा, और काट दो, 11 88 11 पे, तो 8 का सामान 11 पे, 3/8 गुना में 100, 4 दूनी 8, 25 हो गया। 25 या 75, 37.5% इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर वो डिस्काउंट ना देता, सीधा एमआरपी पे बेचता, तो वो जो है प्रॉफिट कमाता इतना, 37.5। अगला क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कैमरे के अंकित मूल्य पर, यदि कैमरे का क्रय मूल्य इतना है और अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% लाभ अर्जित करे। देखो सुनो, कैमरे का जो है ना, जो क्रय मूल्य है वो इतना है और वो 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ चाहता है। 20% यानी कि 10 20 720 रुपए। तो 720 जोड़ोगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हम लोगों का कितना? 4320। और इसको रख दो आप 90% के बराबर, 90% के बराबर रख दोगे अगर आप इसको, तो कितना हो जाएगा हमारा? 9 चौक 36 और 9 8 72।
यानी उसका एमआरपी कितना हो जाएगा हमारा 4800 रुपये हो जाएगा एमआरपी, ठीक है। अंकित मूल्य पूछा हमसे तो अंकित मूल्य ये हो जाएगा, ठीक है। देखो सुनो, पहले लाभ पूछा है, बोला है तो 20% लाभ निकाल के जोड़ दिया, फिर डिस्काउंट बोला है यानी कि 100 रुपए का सामान कितने में, 90 में, इसको 90 के बराबर रख लिया हमने और गुना में क्या करा दिया, 100 करा दिया, तो यहां से हम लोगों का आ गया 4800 रुपये एमआरपी, ठीक है ना। आगे एबीसी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उन, आइए देखते हैं पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन। एबीसी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश 543 था। 4 महीने के बाद बी ने 1000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए और बी ने 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने के बाद सी ने 2000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ 15, 14, 11 था तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो इनका रेशियो है यही इनका इनकम का रेशियो मान लेते हैं। ए ने मान के चलो 5 रुपए निवेश किया, अच्छा ए ने कभी पैसा ऐड नहीं किया, यानी ए ने पूरा पैसा 12 महीने के लिए लगाया है, लेकिन बी ने जो है वो 4 रुपए जो लगाए थे वो तो स्टार्टिंग में 4 महीने के लिए लगाए थे सिर्फ, ठीक है, और फिर 4 महीने बाद क्या हुआ, उसी पैसे में उसने 1000 रुपए और ऐड कर दिया और बाकी के 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर लिया। और वो चाहते हैं कि जो ए और बी को हमने लिया तो ए और बी का हम रेशियो ले लेंगे 15:14 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 15 और 3 चौक 12 और 14 चौक 56 एक्स हो जाएगा इधर, ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 16x जमा में 32x जमा में 8000, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 48, तो 8x बराबर में 8000, x का मान आ जाएगा हमारा 1000, x का मान 1000 आ जाएगा, तो हमने पूंजियां मानी थी 5x 4x 3x, तो c का हमसे पूछा गया है c एट द बिगिनिंग, तो c का 3 को 1000 से गुना करा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3000 रुपए, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। एक साझेदारी में x पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, y 1/3 भाग 1/3 समय के लिए और z पूरे समय के लिए शेष पूंजी लगाता है, ठीक है। तो देखो पूंजी जो है ना, आप 18 मान लो, अगर 18 रुपए अगर आप पूंजी मान रहे हो अपनी, देखो सुनो, इसका 1/6 भाग कितना आएगा, 3 आएगा, इसका 1/3 भाग कितना आएगा, 6 आएगा, तो 18 में से 9 रुपए चलेगा तो शेष कितने बचे, अच्छा ए ने जो है वो 1/6 समय के लिए लगाया है, बी ने वाई ने जो है वो 1/3 समय के लिए लगाया और जेड ने पूरे समय के लिए लगाया, यानी कि पूरा 1 मान लेंगे हम। अब यहां से अगर इसको काटे तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि 1/2, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 9। रेशियो कभी भी बटे में नहीं होता तो उसको खत्म करने के लिए हम इन दोनों से गुना कराएंगे, 1:4:18 आ जाएगा। अगर मैं जोड़ू तो मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 23 और उन्होंने दिया हुआ 23000 जो कि मेरी वैल्यू का 1000 गुना है, क्योंकि अगर मैं 23000 को 23 से डिवाइड करूंगा तो 1000 गुना आएगा, तो 1000 गुना आएगा तो फिर मैं वाई का हिस्सा अगर मुझसे पूछा हुआ है तो वो हो जाएगा मेरा 4000 हो जाएगा। अगर वाई का हिस्सा पूछा गया, तुमने पूछा कि वाई का हिस्सा बताइए, ठीक है, तो टोटल पूंजी मैंने खुद ही अजम्पशन ले लिया है, आप कुछ भी मान सकते हो, 6 और 3 के गुणज में आप 6 भी मान सकते हो, ठीक है। इतना ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एबीसीडी 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा, आप खुद से मान लो, अजम्पशन ले लो, अगर नहीं पता तो देखो कैसे होगा, 1 मान लो, 3 मान लो, 5 मान लो, 7 मान लो और 9 मान लो, 5 हो गया ना, इनका औसत क्या होगा, देखो सुनो, एक्चुअली में क्या होता है, विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो उतनी ही होती है जितनी संख्याएं होती है, ठीक है ना। या एक काम करते हैं, इसको आप जोड़ लो, चलो अब अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप जोड़ लो, तो 9 1 10 20 और 25, 25 को 5 से डिवाइड करें कितना औसत आएगा 5, तो ये देखो बी ऑप्शन देखो, यहाँ पे ए का मान कितना माना था हमने, 1 माना था, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको एक तरीका बताता हूं मैं, ये 5 संख्याएं हैं, इनका औसत बताना है और ये 5 विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं का औसत उतना ही होता है जितनी संख्याएं होती है, अगर ये 5 संख्याएं तो उसका औसत भी 5 ही होगा, तो यहाँ पे 5 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 में कुछ ऐड करना पड़ेगा और ये ए जो है वो बेसिकली 1 मान लिया हमने इसको, ठीक है, तो 4 1 5 हो जाएगा। कई तरीके करने के, कई किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये हमारा डीआई का क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं क्या करा है। एक चार्ट देखो, निम्नलिखित पाई चार्ट का प्रकाशन पब्लिशिंग हाउस का दे रखा है, कागज पर लागत, मुद्रण पर लागत एक्सेट्रा। क्वेश्चन क्या करा है, आज देखो, यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 रुपए है, मुद्रण लागत ये रहा हमारा 20%, ठीक है,
यानी 20% बराबर जो है वो 40,200 रुपए है। तो आपको पता है अगर 20% जो है 40,200 रुपए है तो 100% कितना आएगा, 20 गुना में 100 कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी, ठीक है, कितनी, 2,10,000, ठीक है, 2,10,000 ये वाला, सॉरी 20,140,200 है ना। तो पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च होगा, पुस्तकों के प्रचार पर, देखो प्रचार के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ 10 रखने की जरूरत थी, 10% पूछा था इसलिए 10 रख लेते, तो हमारा आ जाता 2010 आता। या तो आप इसका भी 10% निकाल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, तो 201010 आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है हम लोगों का, सेम ही है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन अभी बचा हुआ शायद, ये वाला कह रहा दिया गया पाई चार्ट, 2 पाई चार्ट के क्वेश्चन पूछे गए 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में। दिया गया पाई चार्ट परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन को दर्शाता है। यदि यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय इतनी है तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि क्या है, तो 32,500 रुपए टोटल आए हैं। अब कह रहा है भोजन और मनोरंजन, तो भोजन पर 27 और मनोरंजन पर 9, तो कितना हो गया, 9 7 16, यानी कि 36% हम इसका निकाल देंगे और देखेंगे क्या ऑप्शन आ रहा है। तो 325 गुना में 36 कर लेंगे। अब देखो आप चाहो तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो, देखो इसको जोड़ो, देखो या तो 36 पंजे कर लो आप, 180 का 18 हो गया, 36 दूनी 72, 72 18, 90 का 0 9 हो गया, और 36 तिया कितना हो गया हमारा 108, 9 8 17, 11,700 रुपए आ जाएगा। डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो, ठीक है। तो ये था यूपी पुलिस 24 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। जितना बेटर हो सकता था मैंने अपनी तरफ से कराया है। इसको आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए और आगे के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहां पे उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आगे की जो भी शिफ्ट हैं उनके लिए गुड लक। आप सभी लोगों को खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।